हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 7 प्रभावशाली संप्रेषण कौशल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। ये चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे आपका मूल्यांकन। हम ये देखेंगे कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण कौशल के महत्व की चर्चा कीजिए। यानी ये जो हमारा कौशल है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। हमने पूरे चैप्टर में इसको पढ़ा है, एक बार फिर से शॉर्ट में इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, विशेषज्ञों के अनुसार, यानी जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा संप्रेषक है, गुड कम्युनिकेटर है, तो वो अपने पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन की, उसकी जो पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत जीवन है, और उसका जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें जो वो लड़ाई लड़ता है, उस पर वो आधी सफलता तो वो यूं ही हासिल कर लेता है बिना किसी लड़ाई के लड़े, अगर वो एक अच्छा संप्रेषक है तो। और यदि कोई व्यक्ति अच्छा श्रोता है और अच्छा वक्ता है, मैंने आपको बताया था ना, कम्युनिकेशन स्किल्स में लिसनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक गुड लिसनर हैं और अगर एक गुड स्पीकर हैं, तो गलतफहमी की कोई संभावना नहीं रहती, और अगर कोई गलतफहमी होती भी है तो बहुत कम या फिर ना के बराबर। हम बात कर रहे हैं किसकी, जो संप्रेषण कौशल है उसके महत्व की, उसकी इम्पॉर्टेंस की। और थर्ड नंबर पे क्या है, संप्रेषण कौशल वे योग्यताएं हैं, ये वो एबिलिटीज़ है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी बात को, किसी भी सूचना को, किसी भी तथ्य को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से, एक इफ़ेक्टिव तरीके से भेजती भी है और प्राप्त करने में हमारी हेल्प करती है। क्या, संप्रेषण कौशल, है ना। और क्या है, विभिन्न संप्रेषण कौशलों से हम अलग अलग परिस्थितियों में, यानी किसी भी तरह की परिस्थिति हो, कई बार क्या होता है, हमारे लिए बोलना संभव नहीं होता, सामने वाले से हम बातचीत नहीं कर सकते, तो हम लिख कर, इशारों से, है ना, गैर शाब्दिक संप्रेषण से, बहुत सारे तरीके होते हैं जिनमें अलग अलग परिस्थितियों से, अलग अलग तरीक़ों से हम सूचना को अभिव्यक्त भी कर सकते हैं और उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, संप्रेषण कौशल का महत्व। देखिए, चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको लेसन के दौरान एक एग्जाम्पल दिया था कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे हम डायरेक्ट ना मिल सकते हैं, ना डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको हम अपनी बातचीत कह सकते हैं। कैसे, लिखकर, पत्र से, ईमेल के द्वारा, बहुत सारे माध्यम होते हैं ऐसे, है ना। जैसे अगर आपको अपने सीएम से बात करनी है या पीएम से बात करनी है, तो आप कैसे करेंगे, आप उनसे मिल नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें लिख तो सकते हैं, है ना। तो उसमें हमें ये संप्रेषण कौशल मदद करते हैं। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, संप्रेषण कौशलों का नाम बताइए और प्रत्येक का वर्णन कीजिए। बच्चों, हमने किया था ना, संप्रेषण कौशल के प्रकार कौन कौन से हैं, जल्दी से याद कीजिए इसके नाम कौन कौन से थे। आइए देखते हैं आपने जो सोचा वो सही है या नहीं। संप्रेषण कौशल के कौन कौन से नाम हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है चिंतन, यानी कि थिंकिंग, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है पठन, यानी कि रीडिंग, ये हमारी ना केवल नॉलेज को बढ़ाता है बल्कि पूरे प्रक्रिया में हमारी मदद करता है। उसके बाद है लेखन, यानी कि राइटिंग, श्रवण यानी कि लिसनिंग, बोलना यानी कि स्पीकिंग, और हमारा अंतिम है गैर शाब्दिक, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, इसकी पूरे की बात हम लेसन के दौरान कर चुके हैं, अभी केवल हम शॉर्ट में इनकी डिटेल्स कर लेते हैं। कोई भी कौशल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लेसन के दौरान की वीडियो देखिए, उसमें मैंने एक एक कौशल को अच्छी तरह से अलग अलग वीडियो बना के आपको समझाया है। पहले नंबर पे हम देख लेते हैं थिंकिंग। देखिए, जो थिंकिंग है ये एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है, यानी कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। क्या होता है अंतर्वैयक्तिक, जब हम खुद से बातचीत करते हैं, ये जो विचार हैं, ये जो तथ्य हैं, ये सूचनाएं हैं, ये हमारे ही अंदर होती हैं, हम सामने वाले को नहीं कहते हैं, है ना। फिर इसमें हमारी पर्सनल थिंकिंग भी होती है, हमारा मनन, अनुचिंतन, सोच विचार, ये सब चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। आपके जो भी विचार हैं, डिसीजंस हैं, आपके इमोशंस हैं, आपकी जो भी भावनाएं हैं, आपके मत हैं, इन सबको किस तरह से चुनना है, उनको इकट्ठा करना है ना, उसके योग्य कौन बनाता है, आपकी थिंकिंग। और ये जो संप्रेषण होता है यानी कम्युनिकेशन, इसमें
जो बेसिक स्टेप, पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, थिंकिंग यानी कि चिंतन। हम कुछ भी बोलने से पहले वो आइडियाज़, वो विचार, वो थॉट्स, वो पहले हम सोचते हैं, वो पहले हमारे माइंड में आते हैं। इसलिए जो चिंतन है वो संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का एक बेसिक स्टेप है, मूलभूत कदम है। हमारी जो भी क्रियाएं हैं और अभिव्यक्ता इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। व्हाट एंड हाउ हमने किए थे ना 6 के, और इंग्लिश में हमने बात की थी तो 5 W और 1 H, तो ये वही है। देखिए, थिंकिंग में हम जो सोचते हैं वही हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं। और हम कैसे सोचते हैं, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, अपने अंदर अच्छी भावनाएं लेकर सोच रहे हैं, इन सब का बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी अभिव्यक्ति पर। और चिंतन कौशल के विकास के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम सोच रहे हैं हमें एकाग्रता से सोचना है, कंसंट्रेट करना है उस टॉपिक पर। हमें कोशिश करनी है कि हमारा ध्यान भंग ना हो, जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, है ना। और कुछ तरीके और होते हैं जिनसे हम इसको विकसित कर सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, टीम वर्किंग, यानी अगर हम समस्या समाधान, है ना, और समूह में काम करते हैं, हमारी थिंकिंग में लचीलापन होना चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इन सब को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, अपने इस कौशल को विकसित कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे है हमारा पठन यानी कि रीडिंग। ये एक बहुत अच्छी हैबिट साबित होती है अगर आप में है तो। अगर आपकी ये हैबिट नहीं है तो इसे धीरे धीरे करके डेवलप कीजिए। ये केवल आपके सिलेबस के लिए नहीं, आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि पूरी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती है ये हैबिट और हॉबी। देखिए, ये जो पठन है, ये जो रीडिंग है, ये मुद्रित अथवा लिखित सामग्री से, यानी ऐसा कोई मटेरियल जो कि टाइप्ड है, जो प्रिंटेड है ना, उससे हम अर्थ प्राप्त करते हैं। उससे अर्थ प्राप्त करने की जो एबिलिटी है वो क्या है, हमारी रीडिंग यानी कि पठन। देखिए, हम अलग अलग प्रयोजन, अलग अलग उद्देश्यों से पढ़ते हैं। कई बार हम बोर हो रहे होते हैं तो हम हमारे एंटरटेनमेंट के लिए यानी मनोरंजन के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ, चुटकुले, अच्छा अच्छा साहित्य पढ़ रहे होते हैं। कई बार हम केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं, कई बार हम अच्छे अंक हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, है ना। अलग अलग इसके उत्प्रेरक होते हैं। देखिए, निपुणता से पढ़ने के लिए व्यक्ति में भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, कोई मटेरियल हम पढ़ना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस लैंग्वेज का हमें ज्ञान होना चाहिए, उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। धारा प्रवाह यानी हम फ्लुएंसी से उसको पढ़ पाएंगे। उसकी वोकेबलरी हमें आनी चाहिए। पठन, बोध, संज्ञान एवं विकोडन अपेक्षित है। विकोडन मैंने आपको पहले भी बताया था, डिकोडिंग, यानी कई बार क्या होता है, कोई बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखी होती है, यानी कुछ छुपी रूप में कोई बात लिखी होती है, कहना कुछ चाहते हैं, उसका अर्थ कुछ और होता है, तो उसको हम कहते हैं विकोडन यानी कि डिकोडिंग। हर व्यक्ति में 6 से 19 वर्ष तक पठन कौशल का विकास होता है। बच्चों, जब हमने ये लेसन किया था तब मैंने आपको बताया था ना 6 वर्ष में क्या होता है, फिर 7 वर्ष में, 8 वर्ष में, 10 वर्ष में, आगे आपने अच्छे से वो वीडियो देखा होगा। जल्दी से अपनी नोटबुक उठाइए और लिखिए कि ये कैसे क्रम चलता है, कब हम विकोडन सीखते हैं, कब हम पढ़ना अच्छे से सीखते हैं, है ना। ये आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, क्योंकि हम इसको पहले कर चुके हैं। पठन कौशल के विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारी उस विषय के प्रति अभिरुचि होनी बहुत ज़रूरी है। केवल रीडिंग की ही बात नहीं है, अगर किसी सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हम उसको सुन भी नहीं सकते, उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। रीडिंग यानी पढ़ना तो फिर बहुत दूर की बात है। इसलिए इंटरेस्ट यानी अभिरुचि बहुत ज़रूरी है। पढ़ने का उचित तरीका अपनाया जाना चाहिए और वांछनीय भौतिक परिस्थितियाँ होनी चाहिए। कैसी भौतिक परिस्थितियाँ, यानी जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ शोर शराबा कम होना चाहिए, लाइट यानी प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, आपको बाएं से दाएं पढ़ना है। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है हमारा लेखन यानी कि राइटिंग। देखिए, ये जो राइटिंग है, ये लेखन है, इसके द्वारा जब संप्रेषण किया जाता है तो ये ओरल यानी मौखिक की अपेक्षा अधिक मूर्त होता है। क्यों? क्योंकि बोलने की बात को तो आप फिर भी मुकर सकते हैं कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, लेकिन अगर आपने एक बार लिख दिया तो आप मुकर नहीं सकते कि मैंने ऐसा लिखा नहीं था। तो इसलिए
इसमें संचार की त्रुटियों और गलतियों के लिए बहुत कम गुंजाइश होती है। बोलने में तो कई बार ऐसा क्या होता है, आप बोलना कुछ चाहते हैं और कह कुछ और देते हैं, है ना। शब्द फिसल जाते हैं, ज़बान फिसल जाती है, कई बार दिमाग में कोई और बात आ जाती है। लेकिन जब लिखने के द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम संप्रेषण करते हैं, तब त्रुटियों की यानी मिस्टेक्स की गुंजाइश जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होती है। लेखन के माध्यम से संप्रेषण करने वालों के सामने नई नई चुनौतियां आती हैं, नए नए चैलेंजेस आते हैं। कैसे? उनके वोकैब, है ना। अगर हमें स्पेलिंग्स नहीं लिखनी आती, हमें लैंग्वेज की कोई नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? इसलिए हमारी वर्तनी, व्याकरण, ग्रामर यानी कि विराम चिन्ह, लेखन शैली और शब्दावली भी इसमें शामिल हैं। आपने देखा होगा हम कुछ लिख रहे हैं और हम कॉमा लगाना भूल गए, या उस कॉमे को हमने एक की जगह दूसरी जगह लगा दिया, तो बहुत सारे जोक बन जाते हैं, है ना। हमें बिंदी लगानी है किसी शब्द के ऊपर, वो बिंदी थोड़ी सी कहीं और खिसक गई, तो ना गंगाराम का गगाराम बन जाता है, और बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं जिन पे बहुत सारे जोक्स भी बनते हैं। इसलिए हमें भाषा का पूर्ण ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है लिखने के लिए, अगर हम लिख कर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो। और देखिए, आज की जो टेक्नोलॉजी है, मैं कंप्यूटर जनरेशन की बात कर रही हूँ, इसने इसको काफ़ी ईजी बना दिया है। आपने देखा होगा जब भी हम क्या करते हैं, कोई ज्ञापन पत्र, प्रस्ताव आदि, कोई भी फॉर्मल राइटिंग जो होती है, जिसको हम कहते हैं औपचारिक लेखन, इसमें हमें बहुत सारे विश्वसनीय साधन प्राप्त होते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके लैपटॉप्स में, फ़ोन में, कंप्यूटर में एक स्पेलिंग चेक, एरर चेक, ग्रामर चेक, ये ऑप्शन होते हैं, जिससे अगर आपने कोई स्पेलिंग गलत भी लिखी है, ग्रामर में कोई गलती है, तो कंप्यूटर उसको तुरंत पकड़ लेता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और अच्छी राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। कौन कौन सी हैं वो चीज़ें? कि आपको शिष्टेतर भाषा का प्रयोग नहीं करना, यानी कि अगर आपको चिल्ड्रन लिखना है तो आप किड्स नहीं लिखिए। हिंदी की हम बात करें तो आपको बच्चों के लिए छौना, मेमना ऐसे वर्डों का प्रयोग नहीं करना है। इसकी हमने बात की थी हमारे वीडियो के दौरान जब हम कर रहे थे ना लेखन की बात। और आपको संक्षिप्तियों का यानी एब्रिविएशन का यूज़ नहीं करना है। आपने गवर्नमेंट की जगह लिख दिया इस तरह से, अपार्टमेंट की जगह आपने लिख दिया इस तरह से, है ना, या फिर आपने लिख दिया इस तरह से, तो इन संक्षिप्तियों का प्रयोग आपको नहीं करना है। प्रतीकों का यानी सिंबल्स का यूज़ तब तक नहीं करना है जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो, या मैथ, साइंस या ऐसा कोई टेक्निकल सब्जेक्ट ना हो। या सिंबल्स अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो ऐसे होने चाहिए जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो और सबको पता हो। उसके बाद पिष्टोक्तियों का प्रयोग सावधानी से होना चाहिए। क्या होती हैं बच्चों पिष्टोक्तियाँ? मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ, है ना। ऐसे वाक्य जो बार बार प्रयोग भी किए जाते हैं और जिनका प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सदियों से बातें चली आ रही हैं और ऐसा लगता है कि ये तो घिसी पिटी बातें हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, तो उनका उपयोग कोशिश की जाए ना ही किया जाए। और जब भी आप किसी व्यक्ति का, कंपनी का नाम लिख रहे हैं तो उसमें तो कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल सही नाम लिखा जाए, वरना आप लिख तो किसी को रहे हैं और पहुँच किसी और के पास जाएगा। वाक्य आपके छोटे छोटे होने चाहिए और समुचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग? इसमें भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसके बाद है श्रवण यानी कि लिसनिंग। ईश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है। क्यों? ताकि हम बोलें कम और सुने ज़्यादा। और एक कान से हमें सुनना है और दूसरे से हमें महसूस करना है, यानी जो बात कही जा रही है उसका अर्थ क्या है। देखिए, जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें या तो हम सूचना भेजते हैं या ग्रहण करते हैं, है ना। तो ग्रहण करने के लिए यानी सूचना की प्राप्ति के लिए ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था लिसनिंग और हेयरिंग में डिफरेंस होता है। हेयरिंग क्या है? अभी आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, ये हेयरिंग है। लेकिन अगर आप मेरी बात को समझना चाहते हैं, इस चैप्टर को समझना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं और आप ध्यान लगाकर ये वीडियो सुन रहे हैं, तो ये क्या है? लिसनिंग यानी ध्यानपूर्वक सुनना। तो देखिए, ये जो श्रवण है, ये सुनना है, ये बहुत सारे कौशलों का संयोजन है। इसमें सुनना, संदेश साझा करने वाले व्यक्ति के प्रति अभिवृत्ति, संदेश के विषय वस्तु और उसके साथ भेजने वाले संदेश के प्रति हमारा मनोवैज्ञानिक जुड़ाव भी संबंधित है। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं होता तो हम उसकी बात सुनते ही नहीं हैं, सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, या हम उसकी बात को समझना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए ये जो श्रवण है, ये बहुत सारी बातों का संयोजन है।
इसमें संदेश और वक्ता को समझने की इच्छा, आदर का भाव, स्वीकृति और संदेश के प्रति दूसरों को बोध को समझने और मूल्यांकन करने की स्वैच्छिक अभिवृत्ति की आवश्यकता होती है। देखिए, कई बार हम बोलने वाले की जगह पे खुद को रखकर देखते हैं कि हम इस जगह पर होते तो हम क्या बोलते, या ये जो मैसेज है, ये जो टॉपिक है, उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मैथ्स में, साइंस में, इस तरह के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है और ऐसा कोई लेक्चर चल रहा है तो आप उसको बिल्कुल नहीं सुनते हैं। इसलिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लिसनिंग पर यानी सुनने पर डिपेंड करती है। श्रवण के लिए अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, यानी कि कंसंट्रेशन की। सुनना केवल ध्वनियों का एंट्रेंस नहीं है, बल्कि ध्यान से सुनना, उसके लिए आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है। श्रवण कौशल स्वाभाविक भी होता है और अर्जित भी होता है। बच्चों, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। स्वाभाविक यानी नेचुरल और अर्जित यानी जिसे आपको सीखना पड़ता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आपको लग रहा होगा कि सुनने के लिए सीखने की क्या ज़रूरत है। ध्यान से सुनना, अपना ध्यान भंग नहीं करना, ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ती है। इसमें कुछ आधारभूत सिद्धांतों का इस्तेमाल करके इसे उपार्जित यानी इसे लर्न किया जा सकता है। उसके बाद है बोलना यानी कि स्पीकिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में। देखिए, ये जो बोलना है ये सबसे आधारभूत संप्रेषण कौशलों में से एक है। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हमारी जो डेली लाइफ है, फिर चाहे स्कूल में है, चाहे घर पे है, बाज़ार में, दोस्तों के साथ, कहीं पर भी हम सूचना देने, भावनाओं के आदान प्रदान और अन्य लोगों से व्यवसाय एवं कार्य के संबंध में बातचीत करते हैं, है ना। घर पे हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, स्कूल में टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हमारे ऑफिस में यानी कार्यस्थल पर अपने जो काम करने वाले हैं साथ में उनके साथ हम बातचीत करते हैं। देखिए, किसी समूह के सामने बोलना और सार्वजनिक तौर पर बोलना, ये जो दो हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं बोलने की। पहला कौन सा है? किसी ग्रुप के सामने बोलना, और सेकंड है पब्लिक स्पीकिंग यानी सार्वजनिक तौर पर बोलना। देखिए, इन दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है। आपकी लैंग्वेज पर कमांड होनी चाहिए, है ना, आपकी वर्तनी अच्छी होनी चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए। और सार्वजनिक तौर पर बोलना श्रोताओं को सूचित करने, प्रभावित करने, राजी करने, प्रेरित करने अथवा मनोरंजित करने के इरादे से संरचित। देखिए, ये क्या क्या है। जब हम सार्वजनिक तौर पर बोल रहे हैं तो हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो लिसनर हैं, हम उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, उनको अपनी बात को मानने के लिए एक तरह से हम राजी कर रहे हैं। और कई बार हमारा उद्देश्य है उनका मनोरंजन करना और प्रेरित करना, उन्हें अपनी बात मानने के लिए प्रेरित करना। देखिए, मनोरंजन कैसे, कई बार आपने देखा होगा, आप बड़े बड़े कॉमेडी शोज़ देखते हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति को सुनते हैं जो आपका मनोरंजन कर रहा है। तो इन सभी तरीकों से वाक कौशल द्वारा जब हम किसी उद्देश्य में किसी तरीके से लोगों के समूह के साथ बातचीत करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक तौर पर बोलना। देखिए, लोग आपके शाब्दिक संदेशों को समझे, यानी जो आपके वर्बल मैसेजेस हैं, आपका जो ऑरल कम्युनिकेशन है, लोग उसको समझे, उसके लिए क्या तरीके हैं कि प्रस्तुतिकरण, जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, उसके प्रयोजन यानी उद्देश्य को समझना। सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप प्रेजेंट क्यों हो रहे हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन किस उद्देश्य से दे रहे हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, तभी लोगों को आपकी बात समझ में आएगी। उसके बाद है संदेश को स्पष्ट एवं संक्षिप्त रखना, शॉर्ट एंड स्वीट। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका मैसेज और शॉर्ट होना चाहिए, तभी जो लोग हैं आपके संदेशों को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद है बोलने से पहले अभ्यास करना, यानी जो भी आप बोलना जा रहे हैं, अगर आपको टॉपिक पहले से पता है तो आपको एक बार उसकी रिहर्सल कर लेनी चाहिए, चाहे मन ही मन में आपको उसको सोच लेना चाहिए कि आप क्या बोलने वाले हैं। इससे क्या होगा? आप बोलते वक्त अटकेंगे नहीं, नर्वस नहीं होंगे, आप रुकेंगे नहीं बीच में, आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा और लोग भी आपकी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद है अभिव्यक्त विचारों में पूर्ण स्पष्टता का होना। जो भी आपकी थिंकिंग है, आप अपने थॉट्स जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए।
उसके बाद है हमारा अंतिम यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो नॉन वर्बल स्किल हैं, ये इनको कभी कभी हम विजुअल स्किल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी उन बातों को भी कह देते हैं जिनको हमने कहा नहीं है। वे संप्रेषण के लिखित एवं टंकित तरीके से के साथ संप्रेषण प्रक्रिया का एक भाग बन जाते हैं। लिखित यानी कि जो लिखा हुआ है, टंकित यानी कि जो टाइप किया हुआ है ना, वो भी एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस बन जाते हैं। देखिए कौन कौन सी चीज़ें शामिल है हमारे नॉन वर्बल स्किल्स में, हमारे गैर शाब्दिक कौशल में। देखिए हमारे शरीर की मुद्रा या भाषा यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज, कई बार आपने देखा होगा हम अपने हाथों को बार बार इस तरह से करते रहते हैं, है ना, हम ये शो करते हैं कि हम नर्वस हैं, या कई बार हम इस तरह से नाखून काटना, या बहुत सारे अपने ऐसे कुछ बॉडी के जो मोमेंट्स हैं, हाव भाव हैं, जिनसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लूज दिखता है, उन्हें हम शो कर देते हैं। या कई बार हम बहुत ही विश्वास के साथ अपने हाथों का प्रयोग कर देते हैं, है ना, हमारा खड़ा होना, बैठना, और हमारे जो फेशियल जेस्चर्स हैं उनसे कई बार ये दिख जाता है कि हम तनाव में हैं, या कई बार ये दिख जाता है कि हमारे पास तो बिल्कुल भी तनाव, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, हमारी उस सब्जेक्ट पे पूरी पकड़ है ना। आई कांटेक्ट और चेहरे की भंगिमा आदि। देखिए कई बार क्या होता है, जो हमारा आई कांटेक्ट है यानी नेत्र संपर्क है, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारी प्रेजेंटेशन में, हमारे कम्युनिकेशन में। कैसे? जो आई कांटेक्ट होता है, देखिए जब हम किसी से बात कर रहे हैं या किसी की बात सुन रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नेत्रों का संपर्क बनाए रखें। ये शो करता है कि हम सामने वाले की बात को अच्छी से तरह से सुन रहे हैं, और बोलने वाले की तरफ से ये शो करता है कि वो आप में रुचि ले रहा है। उसके बाद है प्रेषक और ग्राही के मन के भाव के लिए चिल्लाना, उकसाते हुए बोलना इत्यादि। प्रेषक और ग्राही के मन के भाव, कई बार आपने देखा होगा कि सामने वाला बिल्कुल चिल्ला कर बोल रहा है, जोर से बोल रहा है ना। ऐसा कई बार दो जने बात कर रहे होते हैं, हालांकि वो सिर्फ बात कर रहे होते हैं, और सुनने वाले को क्या लगता है कि ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। उसके बाद है लोगों के बीच अन्य संबंध। देखिए यहाँ अन्य संबंध से क्या आशय है, हमारा जो बातचीत करने का तरीका है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, ये इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारा सामने वाले से कैसा संबंध है। अगर हमारा दोस्त है तो हमारा बातचीत करने का तरीका बदल जाता है, अगर हमारा शत्रु है तो हमारी त्योरियां चढ़ जाती हैं, हमें अंदर से गुस्सा आने लग जाता है, और हमारा फिर बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। अगर हम किसी को जानते हैं, यानी व्यवसायिक समानता है, आप किसी से मिले और आपको पता चला उसका और आपका व्यवसाय सेम है, आप भी सिंगर है वो भी सिंगर है, या आप भी टीचर है वो भी टीचर हैं, आप भी डांसर है वो भी डांसर है, तो आपका बातचीत करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है ना। अगर भिन्नताएं हैं तो भी तरीका बदल जाता है। अगर आपकी आयु सेम है, यानी आपकी जो एज है अगर उसमें समानता है तो भी फ़र्क आ जाता है हमारे बातचीत करने के तरीके में। और दार्शनिक यानी कि फिलोसफिकल सिमिलैरिटीज़ और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उनमें भी अगर समानता है, भिन्नता है, तो भी आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे, जिसकी हमने अभी बात की थी कि जो गैर शाब्दिक या भाषेतर शाब्दिक कौशल हैं ये इसके समान महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये इसके समान महत्वपूर्ण नहीं है। इस पर टिप्पणी कीजिए। देखिए शारीरिक मुद्रा, मुखाभिव्यक्ति, आवाज़ का उतार चढ़ाव इत्यादि संकेतों को हम क्या कहते हैं, गैर शाब्दिक संचार। देखिए जब हम बोल रहे हैं तो बिना बोले कुछ जो संकेत हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, गैर शाब्दिक संचार, है ना। तो गैर शाब्दिक संचार के अंतर्गत विचारों और मनोभावनाओं को शब्दों के बगैर ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। आपने देखा होगा कई बार सामने वाला कुछ भी नहीं बोलता, फिर भी हम सब कुछ समझ जाते हैं उसके चेहरे के हाव भाव से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी आंखों से, उसके इशारों से। तो अन्य शब्दों में अगर हम बात करें तो शब्द रहित संचार, यानी ऐसा संचार जिसमें शब्द नहीं है,
है ना। आपने देखा होगा, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कई बार आपकी मम्मी या पापा को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती, उनकी आंखों के इशारे से ही घर में सब कुछ काम हो जाते हैं, उनकी सारी मांगें पूरी हो जाती है केवल उनकी आंखों के इशारे से। आपने अपना कमरा नहीं साफ़ किया, मम्मी ने देख लिया और उनके बिना शब्दों के ही उनकी आंखों से सारा काम हो गया, है ना। ऐसा होता है ना आपके साथ, सबके साथ होता है। तो ये जो गैर शाब्दिक संचार है, इसके अंतर्गत अपने अनुभवों और व्यवहारजन्य संकेतों के आधार पर संचारक अपनी बात को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, संचारक यानी जो इन्फॉर्मेशन को दे रहा है। जबकि संचार प्रक्रिया में शब्दों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, कहने का आशय ये है कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है ये शब्दों के बिना हो सकता है, लेकिन फिर भी शब्दों के बिना ये उतना कारागार, उतना सफल, उतना सही साबित नहीं होता जितना ये शब्दों के साथ साबित होता है ना। तो इसके बगैर संदेश की संरचना और संप्रेषण संभव नहीं है। जो हमारा मैसेज है उसकी जो फॉर्मेशन है वो, और जो कम्युनिकेशन है, शब्दों के बिना संभव यानी पॉसिबल नहीं हो पाता है। या उसमें स्पष्टता नहीं होती, या गलतफहमी की गुंजाइश हो जाती है, या कई बार गलतफहमी हो जाती है, या अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए शब्द जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। संदेश का संप्रेषण चाहे मौखिक हो या लिखित हो। देखिए, जो हमारा मैसेज है उसका जो आदान प्रदान है, उसका जो कम्युनिकेशन है, उसका जो संप्रेषण है, कई बार ऑरल यानी मौखिक रूप से हो सकता है, या लिखित यानी राइटिंग में भी हो सकता है। कैसी भी परिस्थितियां हो, दोनों ही परिस्थितियों में जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, उनका जो रोल होता है, उनकी जो भूमिका होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए, जब शब्दों का आविष्कार नहीं हुआ था, हम बात कर रहे हैं बहुत पहले के समय की, जब हमारे पास वर्ड्स नहीं थे, मनुष्य केवल साइन लैंग्वेज में केवल प्रतीकों से बात करता था, है ना, और अपनी भाव भंगिमाओं के माध्यम से संदेश में संप्रेषण करता था। तो आज के शाब्दिक संप्रेषण की तुलना में वो अस्पष्ट होता था। यानी जब शब्दों का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी बातचीत होती थी, तब भी संप्रेषण होता था। कैसे? प्रतीकों के माध्यम से, आपके चेहरे के इशारों के माध्यम से, और बहुत बहुत छोटे छोटे तरीकों से। लेकिन अगर हम उसकी कंपैरिजन, उसकी जो तुलना है आज के माध्यम से करें तो पहले वाला अस्पष्ट होता था। आज वाला जो शाब्दिक संप्रेषण है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। क्यों? पहले वाले में शब्द नहीं थे, केवल प्रतीक थे, भाव भंगिमाएं थी। आज वाले में शब्द हैं। इसलिए शाब्दिक संचार के माध्यम से मानव में बौद्धिकता का विकास होता है। ये बिल्कुल सही बात है और स्पष्ट है। मानवीय संचार में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? शब्दों का, यानी कि वर्ड्स का। देखिए, यहाँ सिर्फ मौखिक की बात नहीं चल रही है, मैं लिखित की भी बात कर रही हूँ। मानव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा संचार प्रक्रिया से गुजरता है, जिसमें स्वर संचार को प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि शब्दों के माध्यम से जो कम्युनिकेशन है, आज भी प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी उसे ही दी जाती है। क्योंकि मानव किसी वस्तु के बारे में ज्ञानेंद्रियों द्वारा चाहे जो भी सोचे और अनुभव करे, देखिए कोई भी फैक्ट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी वस्तु है, उसके बारे में चाहे हम कुछ भी विचार करें, कुछ भी सोचे, कैसा भी हमारा एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन जब तक हम उसे शाब्दिक रूप नहीं देते तब तक उसका जो पूर्ण विवरण है हम दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। हम अपनी बात बिना शब्दों के पूर्ण रूप से दूसरों तक संप्रेषित नहीं कर सकते हैं। अर्थात शब्दों के अभाव में जो व्यापक संचार है उसकी कल्पना संभव नहीं है। यानी शब्दों के बिना जो संचार है वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। इसलिए निष्कर्षतः, यानी अब हमने जो इतनी बातें की उसका एक निष्कर्ष निकला। हमने क्या निर्णय लिया कि जो गैर शाब्दिक या भाषेतर कौशल है वो शाब्दिक कौशल के समान महत्वपूर्ण नहीं है।
उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की और। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद से भी दे सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखिए, दो अनजान व्यक्ति हैं, वो रेलगाड़ी में यानी कि ट्रेन में, आपने सफ़र किया होगा बहुत सारे बच्चों ने, कुछ एक बच्चे होंगे जिन्होंने ट्रेन में सफ़र नहीं किया होगा। नहीं किया तो एक बार ज़रूर कीजिए, ये भी अपने आप में एक आनंद है। दो अनजान व्यक्ति रेलगाड़ी में आपस में मिलते हैं और इन दोनों के बीच एक प्रभावकारी जो बातचीत हुई उसको आपको लिखित रूप में लिखना है। यानी आपको इमेजिन करना है कि दो व्यक्ति ट्रेन में मिले हैं और उनके बीच में क्या बातचीत हुई है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि इसका आंसर बहुत ईजी है अगर आप ध्यान से समझते हैं तो। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक बातचीत का उदाहरण दे रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप आंसर में हूबहू यही लिखें, आप अपनी तरफ से भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन वही हमारे सिद्धांत आपको अपनाने होंगे लिखने वाले। क्या? स्पष्ट लिखना है आपको और शब्दों का सही इस्तेमाल करना है, विराम चिन्हों का और आपकी व्याकरण का। देखिए, क्या बातचीत हुई। जयपुर रेलवे स्टेशन पर डबल डेकर ट्रेन छूटने वाली है। देखिए, ये एक रेलवे स्टेशन का सीन है जिसमें क्या है, जयपुर का रेलवे स्टेशन है, एक ट्रेन है डबल डेकर और वो लगभग छूटने ही वाली है, यानी वो चलने वाली है। तभी क्या होता है, प्लेटफॉर्म पर एक स्ट्रेंजर यानी कि एक अजनबी, एक अनजान व्यक्ति प्रवेश करता है और दूसरे अनजान व्यक्ति से वो मदद मांगता है। ऐसा बहुत बार होता है ना कि हम अकेले होते हैं तो फिर दूसरे से हेल्प मांगते हैं। तो क्या बातचीत होती है, पहला कहता है कि भाई साहब प्लीज़ क्या आप मेरा बैग पकड़ लेंगे, है ना। उसके बाद हाँ हाँ जल्दी कीजिए। दूसरा क्या कह रहा है कि आप मुझे अपना बैग दे दीजिए नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। फिर पहला वाला उसको थैंक यू बोलता है, बोलना भी चाहिए, उसने उसकी हेल्प की है। देखिए, हमें यहाँ ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये शिष्टाचार की भाषा है। अगर हमारे किसी ने हेल्प की है तो हम उसको धन्यवाद बोलेंगे। तो उसने कहा धन्यवाद। अब उनके बीच में बातचीत होना शुरू हो गई कि आप कहाँ जाएंगे। दूसरा उसको बता रहा है कि मैं तो दिल्ली तक जाऊँगा और आप कहाँ जाएंगे। और फिर पहले वाले ने बताया अरे वाह मैं भी दिल्ली तक जा रहा हूँ। अब दूसरा उसको पूछ रहा है कि लाओ आपका बैग रखवाने में मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आपका सीट नंबर क्या है। तो वो उसको बता रहा है कि मेरा सीट नंबर है लोअर डेक में 71 नंबर। अब आगे क्या होगा, इत्तेफाक से दोनों का जो सीट है वो बिल्कुल आसपास है। फिर उसने उसको क्या कह दिया, अरे ये तो बिल्कुल मेरे साथ वाली सीट है, चलिए चलकर साथ में बैठते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन। फिर वो कह रहा है ठीक है चलो बैठते हैं। अब वो उसको कह रहा है क्या आप दिल्ली से परिचित हैं, मैं पहली बार दिल्ली जा रहा हूँ। देखिए, ये जितनी भी राइटिंग है इसमें जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं यानी कि जो विराम चिन्ह हैं उनका अच्छी तरह से प्रयोग किया गया है, इसका आपको खासकर ध्यान रखना है। तो वो उसको बता रहे हैं अच्छा तो तुम पहली बार दिल्ली जा रहे हो, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो अब वो उसको बता रहा है कि दरअसल दिल्ली में मेरी जो नौकरी है वो लगी है और मुझे वहाँ रहने के लिए एक बेहतर आवास की आवश्यकता है। अब देखिए, ये कम्युनिकेशन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। कैसे? वो उसको कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको बधाई हो। क्यों? उसकी नई नौकरी लगी है, अब वो अपनी आजीविका कमाएगा। और रही बात आवाज़ की तो इसका भी समाधान मेरे पास है। तो वो कहता है अरे वाह भाई साहब, तो मैं तो आपका आभारी रहूँगा। मैं काफ़ी दिनों से अपने घर के कुछ खाली पड़े हिस्से को किराए पर देने की सोच रहा था और अगर आप चाहें तो चलकर देख सकते हैं। उसका भी काम बन गया, उसको नौकरी के लिए आवास की आवश्यकता है, उसका भी काम बन गया क्योंकि उसको अपने खाली पड़े घर के लिए किराएदार की आवश्यकता है। देखिए, कहते हैं ना बात करने से ही बात बनती है, थोड़ी सी बात करने से दोनों की बात बन गई। ठीक है, तो मैं आपके साथ चलता हूँ। बस उन दोनों का बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है और वो अपने डेस्टिनेशन तक यानी गंतव्य तक पहुँच जाते हैं और दोनों साथ साथ रेलवे स्टेशन से उतर जाते हैं। देखिए, केवल एक बैग के लिए मदद की बात हुई थी और दो अनजान व्यक्ति कैसे एक दूसरे से परिचित होते चले गए। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं या अपने फैमिली वालों से डिस्कस करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं या ये भी हूबहू लिख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा
लास्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार कौन से 3 संप्रेषण कौशल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्यों? देखिए अभी अभी हमने इनकी बात कर ली थी, लिखना, सुनना, पढ़ना, चिंतन, है ना, इन सब की। तो इसमें से कौन से 3 हम इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं? पहले नंबर पे है चिंतन यानी कि थिंकिंग, इसकी अभी अभी हमने बात कर ली है। उसके बाद है हमारा लेखन, राइटिंग, अभी इसी वीडियो में हमने इसकी बात कर ली थी, दोबारा मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको रिपीट करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास है तीसरे नंबर पर बोलना यानी कि स्पीकिंग, है ना। ये जो 3 कौशल हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं किसमें? संप्रेषण कौशलों में। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन एंड आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा, इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।